जब मैं 10th में आया तो 10th में आने के बाद मेरी जिंदगी का सबसे बुरा फेज शुरू हुआ। कितने दिन ऐसे भी देखे कि घर में राशन की भी दिक्कत हो रही है, स्वीट पोटैटो खा के घर चल रहा है। 15,000 की जॉब तो दूर की बात है, 6,000 की नौकरी लगी मेरी वोडाफोन कॉल सेंटर के अंदर, और वो मैंने करी इस वजह से क्योंकि मैं 1,500 रुपए ऑलरेडी अपने घुसा चुका था। तो अब मेरी मजबूरी थी कि मुझे करना ही है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी रगड़ना शुरू किया, मेहनत करनी शुरू करी। शुरुआत में मतलब कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था कि जिंदगी में ज्यादा पैसा नहीं कमाना, जिंदगी में ज्यादा पैसा नहीं कमाना, सिर्फ इतना ही कमाना है जितने में ख्वाहिशें पूरी हो जाए। अब अगर ख्वाहिशें ही बड़ी हैं तो क्या करें। Hello everybody, Ashutosh Pradhi has this side, founder of iDigitalpreneur, a company that turned into $1 million startup within just 11 months of starting. एक कंपनी जो 7 करोड़ से ऊपर का व्यापार कर गई और करंट वैल्यूएशन 100 करोड़ से ऊपर की है। लेकिन आज के टाइम पे ये करोड़ों की बातें जिस तरह से होती हैं, इसकी शुरुआत बिल्कुल ऐसी नहीं थी। इसकी शुरुआत बहुत हम्बल बिगिनिंग्स कह सकते हैं हम। मैं बिहार के एक छोटे से जिले सीतामढ़ी से बिलोंग करता हूँ। सीतामढ़ी में भी एक गांव है, बहुत छोटा सा गांव है हरदिया, वहां से बिलोंग करता हूँ। हम जॉइंट फैमिली में पले बड़े थे। तो जॉइंट फैमिली के अंदर मेरे तीनों चाचा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे। मेरे फादर ने कभी जॉब नहीं करी वहां पे। वो क्योंकि हम बैकग्राउंड से फैमिली बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा बढ़िया थे, तो पापा को जॉब करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। पर बीइंग अ चाइल्ड 4-5 साल का मैं था, तो मेरे से ज्यादा शैतान बच्चा शायद ही उस गांव में कोई था। मतलब गिल्ली डंडा खेलना, कंचे खेलना, भागते रहना, ठीक है, और दोपहर के टाइम पे भी लड़ाई झगड़े करना, अलग अलग जगह पे जाना। रोज की शिकायतें मेरी मम्मी को मिलती थी कि आपका बच्चा बिल्कुल बर्बाद है, खत्म है, इसको ये अगर पढ़ लिख लेगा ना तो हम समझ जाएंगे कि दुनिया में इसने कुछ किया। तो मम्मी धीरे धीरे डिप्रेस्ड होने लग गई थी बहुत ज्यादा। मम्मी रोज पापा को कहती थी कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमें बाहर जाना चाहिए, हमें इसको पढ़ाना चाहिए। बट पापा बिल्कुल भी नहीं मानते थे क्योंकि उनको कुछ काम नहीं करना पड़ता था वहां पे, और वो फैमिली बैकग्राउंड उनका बढ़िया था, तो बाहर जाने को बिल्कुल राजी ही नहीं होते थे। बट जब डॉक्टर्स ने ये बात बोल दी, मम्मी को देख के, मम्मी के बार बार इलाज होता था, दवाइयाँ चलती थी, तो मम्मी को देखते हुए डॉक्टर ने जब बोल दिया कि ये डिप्रेशन में है और इनको आपको बाहर निकालना पड़ेगा, तो फिर फाइनली पापा ने ये डिसीजन लिया और पापा दिल्ली शिफ्ट हुए। 2005 की बात है। पापा जब दिल्ली शिफ्ट हुए, 4-5 महीने उन्होंने काम किया, उसके बाद वो हमको लेके आए वहां से। मैं आया, मेरी उम्र उस टाइम पे 6-7 साल की होगी। लेकिन शैतानी यहाँ भी जारी थी। यहाँ पे भी पहली बार जिंदगी में मैंने मोटर देखा तो मोटर खराब कर दिया, टूटी देखी टूटी खराब कर दी, नीचे वाले के घर में गए टीवी खराब कर दिया। मतलब एकदम ही शैतान बच्चा जिसको बोलते हैं। बट इन सबसे मेरे पापा को फर्क पड़ता था, क्योंकि ये मुझे देखने को मिला धीरे धीरे कि पापा को अपनी जेब से भरपाई करनी पड़ती है, तो पैसों का थोड़ा सा महत्व मुझे वहां पे समझ आना शुरू हुआ। बट देन शैतानी तो शैतानी है, दिल्ली शिफ्ट हो भी चुका है। एक चीज मैंने देखी कि उस टाइम पे पापा सिर्फ 5,000 की जॉब करते थे। सुबह 5 बजे जाते थे, 11 बजे रात को आते थे। उन्होंने मेरे को कितनी बार, अब जब हम बड़े हुए हैं तो बताते हैं कि हमने अपने बच्चों को कभी ऐसे बड़ा होते हुए नहीं देखा, हमने ऐसे बड़ा होते हुए देखा है। मतलब 5 बजे जब मैं जाता था तब भी मैं सो रहा होता था, मतलब पापा जब जाते थे तब भी मैं सो रहा होता था। वो जब आते थे रात के 11 बजे तब भी मैं सो रहा होता था। तो दैट वाज द इनिशियल लाइफ जो हमारी फैमिली में रही है। फिर जब स्कूलिंग करने की बात आई तो मेरे को गुवाहाटी भेज दिया गया 1 साल के लिए, केंद्रीय विद्यालय, क्योंकि पापा को किसी ने बोला कि केंद्रीय विद्यालय में बढ़िया पढ़ाई हो जाती है। एंड सबसे मेजर रीजन था कि उस पे 3 महीने की फीस सिर्फ 500 रुपए होती थी। तो फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी थी क्योंकि पापा गांव को छोड़ के आ चुके थे और अब अपने दम पे करना था उनको सब कुछ, तो कहीं ना कहीं से कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश चलती थी। मुझे 1 साल के लिए भेज दिया गया असम, और वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मेजर रोल रहा है। क्योंकि असम में ना सारे बच्चे मेरे आसपास के सबके सब असमीज बोलते थे, मुझे हिंदी आती थी, मुझे असमीज भाषा आती ही नहीं थी। तो प्रॉब्लम ये होती थी कि धीरे धीरे मुझे कॉर्नर किया जाना शुरू हो गया। मतलब बुली जिसको बोलते हैं ना, कि अरे भाई ये तो पता नहीं कहां से आ गया, कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई दोस्त ही नहीं बन रहा मेरा। तो दैट वाज माय पॉइंट जहां पे मैंने बहुत इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को फील किया। वापिस आया मैं 1 साल के बाद, दिल्ली वापिस आया। मैंने ना लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मतलब मम्मी से पूछता था, पापा से पूछता था कि पापा अमीर कैसे बनते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं। क्योंकि एक चीज फील कर ली थी मैंने कि जो अमीर का बच्चा है ना, उसको भी बहुत इज्जत मिल रही है, उसके आसपास भी बहुत सारे दोस्त बन रहे हैं, दोस्ती हो रही है। तो मैंने मम्मी से पूछा कैसे अमीर बनते हैं। मम्मी कहती थी, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया से हैं, तो मम्मी कहती थी कि अगर तुमने पढ़ाई अच्छी कर ली, अगर तुमने ग्रेड्स बढ़िया ले लिया, अगर तुमने सरकारी नौकरी ले ली, आईएएस बन गए, तो तुम अमीर बन जाओगे, तो तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, दिमाग में धीरे धीरे फीड होना शुरू किया हुआ कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा पढ़ाई करूंगा उतना ज्यादा अच्छी जिंदगी मिल सकती है। एक बार गलती से 7th क्लास की बात है, एसएसटी में मेरे 32 में से 32 नंबर आ गए, फुल नंबर आ गए। पहली बार जिंदगी में मैंने लाइमलाइट को फील किया। पहली बार मैंने देखा कि हर बंदा मेरे आसपास आने की कोशिश कर रहा है। जो बंदा सीधे मुंह बात भी ना करे वो भी कह रहा है कि भाई अगले पेपर में तेरे नीचे बैठूंगा, मैं तेरे साथ बैठूंगा भाई। तो वो जो लाइमलाइट मैंने फील की ना, मेरे को समझ आ गई कि अगर मैं पढ़ूंगा तो लोग मेरी इज्जत करेंगे। ठीक है, उसके बाद तो मैं ठान लिया था कि अब मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। रगड़ना शुरू किया, दिन के 12-12 घंटे पढ़ाई करने लगा था मैं। और एक चीज रहती थी दिमाग में कि अगर पीटीएम में मेरे पापा जा रहे हैं तो बोर्ड में सबसे ऊपर मेरा नाम दिखना चाहिए। एंड दैट हैपेंड, एक्चुअली हैपेंड। 10th में 10 सीजीपीए सिक्योर किया, नवभारत टाइम्स में फोटो आई मेरी, बहुत सारे प्राइजेस, अवार्ड्स, गिफ्ट्स मिले, सर्टिफिकेशंस मिली।
इनफैक्ट दिल्ली गवर्नमेंट ने 5,000 रुपए भी दिए। मैं अपने घर में ना अपने जनेऊ को पकड़ के ऐसे ऐसे हाथ बजाता रहता था, तो मम्मी को लगा कि इसको गिटार में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ये गिटार विटार बजाना चाहता है। तो घर वालों से लड़के, पापा से लड़के इनफैक्ट 1500 2000 का मुझे एक गिटार दिलवाया और मैंने एक स्किल सीखी जिंदगी में पहली बार, गिटार। कुछ ही महीनों के अंदर आई वाज वन ऑफ द बेस्ट गिटारिस्ट इन द स्कूल। इसके बाद 10th में जब मैं आया, अभी तक लाइफ बहुत सॉर्टेड चल रही थी, पर 10th में जब मैं आया तो जिंदगी का सबसे बुरा फेज शुरू हुआ। उस टाइम पे मेरे पापा की जॉब छूट गई, और जब पापा की जॉब छूटी, उनकी एज इतनी हो चुकी थी कि उनको जॉब मिल भी नहीं रही थी। किसी तरीके से छोटा मोटा काम करके वो 15-20 हजार रुपए कमा रहे थे, किसी तरीके से क्रेडिट कार्ड को यूज करके कर्जे लेके, किसी तरीके से सिर्फ घर का मतलब हमें पाल रहे थे। एक तरीके से स्कूल की फीस जा रही थी, घर का किराया जा रहा था, किसी तरीके से घर का गुजारा चल रहा था उस टाइम। अब जब मैं 10th में आया तो 10th में आने के बाद मेरी जिंदगी का सबसे बुरा फेज शुरू हुआ। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बट 10th में आने के बाद मेरे फादर की जॉब खत्म हो गई, जॉब छूट गई। अब उनकी एज इतनी हो चुकी थी कि उनको दोबारा जॉब भी नहीं मिल रही थी, और किसी तरीके से कहीं कहीं से 10-15 हजार रुपए वो इनकम जनरेट कर रहे थे, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे थे, कर्जे ले रहे थे और हमें पाल रहे थे। हमने ना प्लान कर लिया था कि अब हमें गांव जाना है, मेरा 12th जैसे ही खत्म हो जाएगा हमें गांव जाना है। उस टाइम पे कुछ ऐसे दिन भी देखे कि होली के टाइम पे रंग खरीदने के पैसे नहीं है, दिवाली के टाइम पे मिठाई खाने के पैसे नहीं है, मिठाई लेने के पैसे नहीं है, और कितने दिन ऐसे भी देखे कि घर में राशन की भी दिक्कत हो रही है, स्वीट पोटैटो खा के घर चल रहा है। ठीक है, वो लाइफ का इतना बुरा फेज था कि उस टाइम पे मैंने सोचा कि मुझे जिंदगी में कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने फैमिली के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब जस्ट बिकॉज मैं एक स्किल को सीख चुका था, तो मैंने गिटार के ट्यूशंस देने शुरू करे, मैं गिटार सिखाना शुरू किया, और 10th की बात है, शायद 10th के एंड की बात है, मैं करीब करीब 1500-2000 रुपए कमाने लग गया था। धीरे धीरे और लोगों को पकड़ा, और कोचिंग्स पढ़ानी शुरू करी, होम ट्यूशंस भी लेने शुरू करे, तो 4-5 हजार रुपए मैं वहां से कमाने लग गया था। पर जब घर में इतनी परेशानियां चल भी रही थी, उस टाइम पे मेरे एक दिक्कत थी कि मैं अपने फटे हाल अपने दोस्तों को नहीं बताता था, कि सबसे छुपा के रखता था कि अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि दोनों तरह की जिंदगी मैं देख चुका था, लाइमलाइट वाली भी और बुली वाली भी। तो मुझे डर लगा रहता था कि लोग मुझे बुली करेंगे, और इस चक्कर में मैं बहुत लड़ाइयां करता था अपने घर पे कि गांव में जमीनें हैं दादाजी के पास, तो एक जमीन बेच दो और मेरे को बाइक दिला दो, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है। फिर मैंने 10 CGPA किया तो मुझे आपने कुछ नहीं दिया, मेरे दोस्त ने किया तो उसको आईफोन मिला है, मुझे भी आईफोन चाहिए। ठीक है, तो इनफैक्ट इतनी लड़ाइयां करता था कि एक बार मेरी मम्मी को अंगूठी बेचनी पड़ गई सिर्फ एक लावा का 5,000 का फोन दिलाने के लिए। तो ये मेरी लाइफ में अब मुझे फील होता है कि अगर वो बच्चा मुझे मिल जाए ना, तो मैं खुद उसको बहुत ज्यादा मारूं, इतनी ज्यादा गंदी हरकतें करता था। और मैं आप सबसे विनती करता हूं कि कभी भी इस तरह का व्यवहार अपने परिवार के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ना करें, क्योंकि हमें अंदाजा भी नहीं है कि उनपे माँ बाप पे बीत क्या रही होती है उस टाइम पे। इसके बाद जब घर की परेशानियां और ज्यादा गंदी होने लग गई और ज्यादा बिगड़ने लग गई, तो मैंने अपने कंधे पे जिम्मेदारी उठाने की सोची। मैंने कुछ ट्यूशंस पढ़ाने शुरू करे, होम ट्यूशंस लेने शुरू करे। मैंने फिर उसके बाद किस्मत से मैंने एक स्किल सीख ली थी, गिटार सीख लिया था, तो मैंने गिटार की कोचिंग्स लेनी शुरू करी। महीने का 4-5 हजार रुपए मैंने वहां से कमाना शुरू कर दिया, और अपने खर्चे निकालने, कोचिंग की फीस भरनी, वो सारी चीजें मैं करना शुरू कर चुका था। इसके बाद 12th में मैंने 92% सिक्योर किया PCM से, एंड फाइनली जब ये सिक्योर कर चुका था मैं, मेरे परिवार वाले, रिश्तेदार, बहुत सारे लोगों ने बोलना शुरू किया कि बेटा तुम्हें दिमाग बहुत बढ़िया है, तुम यूपीएससी की तरफ जाओ, तुम आईएएस को क्रैक करो। मैं भी थोड़ा सा फैसिनेट हो चुका था, क्योंकि मैंने देखा कि नीली बत्ती की गाड़ी मिल सकती है, नौकर चाकर हो सकता है, तो मैं बहुत फैसिनेट हुआ। मैंने अपनी स्ट्रीम शिफ्ट करी, आर्ट्स में शिफ्ट हुआ, मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने एडमिशन लिया। तो जब मैं कॉलेज के अंदर गया, एक सबसे बड़ा लाइफ का ट्रांजिशन मुझे वहां पे देखने को मिला कि मैं जा रहा हूं, टीचर पढ़ाने आ रहे हैं, और 4 बच्चे हैं बस क्लास के अंदर जो पढ़ने आ रहे हैं। अब मैं उनसे पूछ रहा हूं कि तुम क्या करने आए हो, तो वो भी यूपीएससी की तैयारी करने आए हुए हैं। अब मैं देख रहा हूं कि यार 4 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, मैं देख रहा हूं बाकी बच्चे कहां पे हैं। तो बाकी बच्चे, कोई पहाड़ी पे जा रहा है, हमारे मोतीलाल के पीछे पहाड़ी थी एक, कोई पहाड़ी पे जा रहा है, कोई वहां पे सत्य निकेतन में घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब कहा जाता है यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। जिन लोगों के बीच में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। धीरे धीरे वो 4 बच्चे जो थे वो भी धीरे धीरे खिसकने शुरू हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है, अकेला बच्चा तो पढ़ेगा नहीं, एक बच्चा, 2-3 बच्चे और आ रहे हैं, तो धीरे धीरे बुरी संगतों के अंदर मैं भी जाना शुरू हो गया। और उसके बाद यूपीएससी का सपना तो धीरे धीरे सपना ही रह गया। फिर मैंने थोड़े टाइम बाद, 6-8 महीने बाद रियलाइज किया कि मुझे जिंदगी में कुछ करना पड़ेगा। ऐसा तो मैं कभी नहीं था, और ऐसा मुझे बनना भी नहीं है। मैंने जॉब ढूंढनी शुरू करी, बिकॉज मेरे को एक बात समझ आ गई थी कि मेरे को यहां आना बंद करना है, कॉलेज जाना बंद करना है। कॉलेज अगर जाऊंगा भी तो सिर्फ पेपर देने जाऊंगा। फिर मैंने जॉब ढूंढी, कंसल्टेंसी के कॉल्स आने शुरू हुए, मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिल करे, कंसल्टेंसी के कॉल्स आए, बहुत छोटी छोटी गलियों में बुलाया, करोल बाग के अंदर छोटा सा ऑफिस, वहां पे गया मैं। 1500-2000 मेरी जेब में थे, जो गिटार सिखा के मैंने थोड़े बहुत बचा रखे थे। वहां पे उस औरत ने मेरे को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि बस 500 रुपए तुरंत दे दो, अभी अर्जेंसी क्रिएट कर दी कि आपको 15,000 की जॉब चाहिए, बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन अभी भरना पड़ेगा क्योंकि पीछे लाइन लगी पड़ी है। 500 रुपए निकाल के जैसे ही मैंने दिया, उन्होंने बोला कि अगले संडे को यहाँ पे ट्रेनिंग होने वाली है बेटा, वहां पे चले जाना, 1000 रुपए और देने पड़ेंगे। अब मैं ऐसा खींच चुका था कि यार
अभी पहले बता देते 500 रुपए नहीं देता मैं इसको, बट अब जाना पड़ेगा क्योंकि 500 दे चुका हूं। वहां पे जाके ट्रेनिंग के दिन 1000 रुपए और दे दिए। फाइनली 15,000 की जॉब तो दूर की बात है, 6,000 की नौकरी लगी मेरी वोडाफोन कॉल सेंटर के अंदर, और वो मैंने करी इस वजह से क्योंकि मैं 1500 रुपए ऑलरेडी अपने घुसा चुका था। तो अब मेरी मजबूरी थी कि मुझे करना ही है। तो दिल्ली जैसे शहर में अगर आप सुबह 8 बजे निकलोगे मेट्रो के अंदर, पैर रखने तक की जगह नहीं होती। ऐसे दिन भी देखे हैं, लोगों की बगलें सूंघ रहा हूं, धक्के मिल रहे हैं इधर उधर, और फिर भी इंसान जा रहा है। रमेश नगर में मैं जाया करता था, 700 कॉल्स एक साथ बज रहे होते थे वहां पे, पूरा मतलब ऑफिस पूरा एक के बाद एक कॉल्स लगे हुए हैं, टनना टनना टनना, नमस्कार सर मैं वोडाफोन से बात कर रहा हूं, और ये वॉइस पूरे दिन चीख चीख के बातें कर रहा हूं। घर जब गया रात को कान में बज रहा है टनना टनना टनना, बट फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, मैं वापस गया वहां पे। जब मैं 6,000 की नौकरी कर रहा था, उसमें भी मैंने जनवरी मंथ में स्टार्टिंग करी थी, और मुझे पता लगा कि फरवरी के 20 तारीख तक मुझे पेमेंट मिलने वाली। वो 6,000 रुपए की जो मैं बात कर रहा हूं, वो भी फरवरी के 20 तारीख तक। मतलब वो कंपनी इस तरह से काम करती थी कि अगले महीने के 20 दिन भी काम करा लेगी ताकि आप छोड़ ना पाओ। पर फिर भी मैं कर रहा था क्योंकि 1500 रुपए जा चुके थे मेरे, और वो मुझे निकालने थे। बट किस्मत की बात है, 7 दिन के बाद ही, मुझे मंगलवार का दिन था मुझे याद है, तो मेरी कॉल एक ऐसे इंसान को लगी जो एक कंपनी के फाउंडर थे, क्लास प्लस, जो कि एक बहुत नामी ब्रांड आज के टाइम पे बन चुका है। तो उन्होंने मेरी आवाज को फोन पे ही पसंद कर लिया। उनको लगा कि यार ये बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदा है। उन्होंने मुझसे पूछा कि ब्रदर हाउ मच आर यू गेटिंग पेड ओवर देयर। मैंने बताया उनको कि मेरी इनकम 12,000 है। मैंने ये नहीं बोला 6,000 है, मैंने सीधा बोला 12,000 है। उन्होंने बोला कि मैं आपको इससे ज्यादा पे कर सकता हूं, आप आ जाओ इंटरव्यू के लिए। मैं अगले दिन इंटरव्यू के लिए पहुंचा, पतला दुबला सा लड़का, वो सामने बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि मुझे तो लगा कि आप कम से कम 25-26 साल के हो गए, आप तो बच्चे हो यार। मैंने सीधा बोला कि सर आपने कौन से पहले दिन पैसे देने हैं मुझे, आप काम करा के देख लो, 1 महीने में काम करके अगर आपको लगता है कि मैं आपके लायक हूं तो आप मुझे पेमेंट दे देना। तो सिर्फ 7 दिन के अंदर 6,000 रुपए से 14,000 रुपए की इनकम पे मैं शिफ्ट कर चुका था। मेरी जॉब वहां पे स्टार्टअप के अंदर लग चुकी थी। मैंने एक चीज नोटिस करी, वो मेरी लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि वहां के जो लड़के थे जिन्होंने स्टार्टअप को रन करना शुरू किया था, उनकी एज सिर्फ 22 साल थी और वो करोड़ों रुपए कमा रहे थे, और मैं उस टाइम पे 19 साल का था और मेरी जॉब लगी थी सिर्फ 14,000 रुपए में। मैंने एक चीज नोटिस करी कि यार इन लड़कों के पास ऐसा क्या दिमाग है, क्या ऐसा सिखाया गया इन्हें कि ये करोड़ों में धंधा कर रहे हैं, और मेरे पास तो कोई आइडिया ही नहीं है अगले 3 साल बाद भी मैं कैसे करोड़ों रुपए का, मतलब कोई आइडिया नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करोड़ों रुपए का कर सकता हूं। मैं उनसे पूछना शुरू किया कि भैया क्या पढ़ते हो आप लोग, कुछ करते हो क्या, मैं कैसे कर सकता हूँ ये सारी चीजें। उन्होंने मुझे कुछ किताबें सजेस्ट करी, सेल्फ डेवलपमेंट की कुछ बुक्स सजेस्ट करी। मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं जब भी आया जाया करता था मेट्रो के अंदर, बस के अंदर, तो मैं किताबें पढ़ना शुरू किया। संदीप माहेश्वरी जी, विवेक बिंद्रा जी, अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी शुरू करी। उसके बाद ना धीरे 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 मेरे अंदर बहुत सारा, कह सकते हो आप, ज्ञान डेवलप होना शुरू हुआ, बहुत सारा नॉलेज डेवलप होना शुरू हुआ। और जब इंसान के अंदर बहुत सारी नॉलेज आने लग जाती है तो अंदर से भर जाता है इंसान, और उसको निकालना होता है कहीं पे। तो मैं अपने प्रिंसिपल के पास गया कॉलेज में। मैंने बोला कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करनी है जहां पे मैं कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गोल सेटिंग, लीडरशिप, इन सारी चीजों को सिखाना चाहता हूं। क्योंकि मैंने उनको बोला कि सर मैं जानता हूं कि 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट्स हर साल इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, बट किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 25 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट कर दे। तो इससे अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। अगर हमें सच में लोगों को कामयाब करना है तो हमें उनके स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। हमारे प्रिंसिपल को ये बात बहुत पसंद आई, उन्होंने मुझे तुरंत परमिशन दे दी। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था इवोल्यूशन। पहली ऑर्गेनाइजेशन, इतना सक्सेसफुल कर दिया उसको कि बहुत सारे कॉलेजेस से मुझे बुलाया जाने लगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट हर कॉलेज से मुझे इन्विटेशंस आई। मैंने बहुत सारे इवेंट्स किए, बहुत सारे इवेंट्स किए। हाँ, मैं उस टाइम पैसे नहीं कमा रहा था, बट मैंने इवेंट्स बहुत सारे किए और हजारों स्टूडेंट्स को उस टाइम पे ट्रेन किया, जबकि मैं सिर्फ सेकंड ईयर में। फिर उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। व्यूज नहीं आ रहे थे, कुछ भी नहीं आ रहा था, मतलब ना व्यूज आ रहे, ना लाइक्स आ रहे, ना शेयर्स हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। बट हाँ, अभी तक के एक्सपीरियंस से एक बात समझ आ गई थी कि कंसिस्टेंसी जरूरी है, लगातार डालता रहूंगा तो कुछ ना कुछ होगा। अब आता है असली गेम। लॉकडाउन आ गया 2020 में, और यहां से गेम पूरा बदल जाता है। लॉकडाउन में लोग घर पे बैठे हुए हैं, कंटेंट कंजम्पशन बढ़ गया, तो मेरे चैनल पे भी व्यूज आने शुरू हुए, लोगों ने पसंद करना शुरू किया, 10-15 हजार सब्सक्राइबर्स हो गए। अब इस टाइम पे लॉकडाउन के दौरान मैं लिखता हूं एक ई बुक लिखी जिसमें मैंने अपने पूरे 3 साल के एक्सपीरियंस को, कि कैसे मैंने जीरो से स्क्रैच करते हुए 1 लाख रुपए की इनकम अचीव करी। तो मैंने एक ई बुक लिख डाली, 300 रुपए की ई बुक, 15,000 सब्सक्राइबर्स के दम पे मैंने लगभग 8 से 9 लाख रुपए कमाए सिर्फ ई बुक को सेल करते हुए। लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, धीरे धीरे मेरी पहचान बढ़ने लग गई, लोग पहचानने लग गए, लोग बहुत सारे फॉलो करने लग गए। तो एकदम जिंदगी को शिफ्ट करना बोलते हैं ना, 2020 में वो चीज मेरे साथ हुई। हमारे परिवार में एक ऐसा दिन आया था जब हम देख रहे थे कि मतलब पैसों की एक तरीके से समझ लो बारिश हो रही है। अनायास ही मेरे मुंह से वो भी उस वक्त पे हो रहा था जिस वक्त पे लोग पैसा नहीं कमा पा रहे थे, उनके पास कोई सोर्स ही नहीं था, लोग घर में बैठे हुए थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई भी बाहर नहीं जा रहा था। उस टाइम पे मेरे घर में पैसे आ रहे थे। तो एक दिन अनायास ही ऐसे ही बालकनी में खड़े खड़े मेरे मुंह से निकला जय महाकाल।
और उस जय महाकाल के निकलने के जस्ट आधे घंटे के अंदर मैंने एक गाना लिख दिया जय महाकाल, जो आज के टाइम पे बहुत वायरल है यूट्यूब के ऊपर। 7 मिलियन व्यूज है, इंस्टाग्राम पे 2 लाख से ज्यादा रील्स बने हुए हैं उसके ऊपर। एंड सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब मैं वापस उज्जैन कभी जाता हूं तो गली मोहल्ले में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो मुझे पहचान लेते हैं शक्ल से, और जगह जगह पे अपना खुद का गाना सुनने को मिल जाता है। इनफैक्ट इस बार जब मैं गया था तो मुझे पंडित जी ने पहचान लिया और उन्होंने मुझे गर्भगृह के अंदर बुलाया और वहां पे आधे घंटे तक महाकालेश्वर की पूजा करवाई बहुत अच्छे से। तो वहां मुझे फील होता है कि सुप्रीम की एनर्जी सबसे ऊपर है। तो 2020 में मैंने खुद को एनालाइज किया कि मुझे इतने जबरदस्त रिजल्ट्स, इतनी जबरदस्त ग्रोथ मिली कैसे, और जवाब यह था कि पावर ऑफ स्किल्स। आज के टाइम पे हर बंदा पढ़ाई करता है, मैंने भी बहुत सारी पढ़ाई करी, बहुत अच्छी पढ़ाई करी, बट हर इंसान अपने स्किल्स को पॉलिश नहीं कर पाता, अपने स्किल को डेवलप नहीं कर पाता। अब सवाल यह है कि अगर आप देखोगे आज के बच्चों में कि 4 लोगों में बात करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बट जब बारी आती है 40-50 लोगों में, 400-500 लोगों में बात करने में पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, कान गर्म हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। अब यही है स्किल्स जो हमें डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मार्केट में चाहिए तो आपको कुछ अलग से सीखना पड़ेगा। आज के टाइम पे ना दुनिया इतनी तेजी से बदल गई है पिछले 10 सालों में, जितनी पिछले 100 साल में भी नहीं बदली थी। कमाने के बहुत सारे जरिए हैं, पैसा कमाने के बहुत सारे सोर्सेस है। यूट्यूब से पैसा कमा सकता है इंसान, इंस्टाग्राम से पैसा कमा सकता है, ब्रांड कोलैबोरेशंस करके पैसा कमा सकता है, पर सिखाता ही कोई नहीं। और अगर किसी को सीखना भी हो, मान लो कोई स्किल सीखना है, तो वो इतना महंगा है मार्केट में कि वो एक मिडिल क्लास बच्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। उसको पब्लिक स्पीकिंग सीखने 40-50 हजार कहीं नहीं गए। अगर उसको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो उसमें भी उसको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। अब इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हुए, इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मिशन से वी स्टार्टेड आई डिजिटलप्रेन्योर, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल कंपनी हो चुकी है आज के टाइम पे। मान लो आप एक वीडियो एडिटर हो या फिर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो। अब अगर अभी की मैं बात करूं तो मैं अपने मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट कर चुका हूं। मैं अपना यूट्यूब चैनल मैनेज करता हूं जहां पे हम बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करते हैं, एंड हमारे पास 5 लाख से ज्यादा बड़ा परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वर मंडल स्टूडियोज नाम से मैं एक लेबल रन करता हूं जहां पे मेरा अभी पहला एपिसोड, म्यूजिक एपिसोड एज ए प्रोड्यूसर आने वाला है, तो स्वर फ्यूजन के नाम से, तो वो भी बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा है। एंजल इन्वेस्टर हूं, माइजर नाम की कंपनी जो आर.एन. त्रिपाठी की कंपनी है, उसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया, यंगोवेटर में इन्वेस्ट किया है, मर्चेंडाइज में इन्वेस्ट किया है। तो बहुत अलग अलग पोर्टफोलियोज मैं यूज कर रहा हूं, बहुत अलग अलग पोर्टफोलियोज अभी तक मैं बिल्ड कर चुका हूं। अब मैं ना एक चीज में अब बिलीव करता हूं यार, कि जिंदगी में ज्यादा पैसा नहीं कमाना, जिंदगी में ज्यादा पैसा नहीं कमाना, सिर्फ इतना ही कमाना है जितने में ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। अब अगर ख्वाहिशें ही बड़ी हैं तो क्या करें। मैं अपनी कहानी से आपको 3 लर्निंग्स देना चाहता हूं, जो लर्निंग्स अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आप अपनी पूरी जिंदगी को सच में बदल लेंगे। पहली चीज है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट रहे ना, ये कहावत आपने शायद सुनी होगी, करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते थे सिलपड़ पड़त निशान। मतलब एक रस्सा जो होता है ना, जो कुएं के बाहर लगा होता है, वो बार बार नीचे जाता है बाल्टी लेके, बार बार ऊपर आता है, तो एक रस्से के रगड़ की वजह से उस पत्थर पे निशान पड़ जाता है। दैट इज द पावर ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट हो, कुछ भी कर लो, ठीक है। अगर पढ़ाई करनी है, स्टूडेंट हो आप, अगर आपको कोई जॉब क्रैक करना है, एग्जामिनेशन खत्म करना है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, बिजनेस में बहुत बढ़िया करना है, जस्ट बी कंसिस्टेंट, आप बहुत बड़ा गेम क्रिएट कर सकते हो। दूसरी चीज, जिंदगी में आपको ना मिलता उतना ही है जितना आप डिजर्व करते हो। अगर आप डिजर्व नहीं करते तो उससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये बंदा ना बहुत मेहनती है, वो बंदा बहुत मेहनती है। भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन शीशे में खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डाल के आपने ये बात बोल दी ना कि मेरे से ज्यादा मेहनती मैंने शायद आज तक देखा ही नहीं, उस दिन आप अपनी जिंदगी को बदल दोगे। आपको मेहनती बनना पड़ेगा, क्योंकि मिलेगा उतना ही जितना आप डिजर्व करोगे। एंड जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूं, मैं इतना काम कर लेता हूं कि मैं गर्व से अपनी आंखों में आंखें डाल के ये बात बोल पाऊं कि भाई मैंने तुझसे ज्यादा मेहनती इंसान अभी तक नहीं देखा। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विथ। एक अगर शराबी है, वो शराबी अगर पंडितों के बीच में बैठ जाए, 10 दिन तक बैठ जाए, तो 11वें दिन में वो हो सकता है वो कोई ना कोई श्लोक बोल देगा। और अगर पंडित है, वो अगर अपनी संगत को बदल ले और शराबियों के बीच में बैठने लग जाए, तो हो सकता है 11वें दिन, 12वें दिन, 15वें दिन में उसके मुंह से भी बोतल लग जाएगी। मतलब क्या है कि अगर आपको अपने आप को बदलना है तो अपने आप को जानबूझ के ऐसे लोगों के सर्कल में लेके जाना पड़ेगा, चाहे उस पर इन्वेस्ट करना पड़ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। ऐसे लोगों के सर्कल में लेके जाओ जहां पे आपकी वृद्धि हो, आपका ज्ञान डेवलप हो, आपको अच्छे लोग, या तो किताबें पढ़ने शुरू कर दो या तो उनके कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू कर दो। जैसे आप जोश टॉक्स को देखते हैं, जोश टॉक का मिशन मुझे बहुत पसंद है कि वो लोगों से कनेक्ट करता है, गांव गांव, हर एक छोटे से छोटा बच्चा, कस्बा, वहां के लोग भी इससे कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि इसकी स्टोरीज, मैं खुद इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूं। तो ऐसी वीडियोस देखें, ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करें, ऐसी किताबें पढ़ें, ऐसे लोगों के कोर्सेज हैं तो कोर्सेज में पार्टिसिपेट करें, लोगों से मिलने जाएं, और जानबूझ के अपने आप को आपको बदलना पड़ेगा ऐसे लोगों के सर्कल में घुस के। याद रखना, सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा रिटर्न आपको आपका दिमाग देने वाला है। तो ये थी मेरी कहानी, और अभी हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया है, अभी पूरी जिंदगी बची हुई है, बहुत कुछ करने वाले हैं हम। तो इस पूरी कहानी से आपको सबसे वैल्यूएबल पॉइंट्स क्या मिले हैं, इन 3 लेसन्स जो मैंने एंड में दिए, इसमें से सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लेसन कौन सा लगा था आपको, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना।